बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि मोनोपोली के बारे में है। मोनोपोली के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही फर्म होती है, सिंगल सेलर होता है और वही पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है और उसकी प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और न्यू एंट्री जो है वो मार्केट के अंदर अलाउ नहीं होती डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो इस तरह से कोई कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता फर्म को। एक मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो उसको अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई पे फुल कंट्रोल होता है और वो प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती है, अपनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। अब ये देखें, ये मोनोपोली में जो है ना रेवेन्यूज़ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि मोनोपोली में रेवेन्यूज़ की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म है वो रेवेन्यू उसको क्योंकि वो प्राइस को चेंज कर सकती है, उसको अपनी मर्ज़ी से तय करने का इख्तियार रखती है। तो इस तरह से जो रेवेन्यूज़ हैं वो उसमें इस तरह से उसकी इस तरह की स्पेसिफिक शेप्स बनती हैं, स्पेसिफिक कर्व्स बनते हैं, क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट फर्म है वो अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस वो अपनी सेल बढ़ाना चाहती है तो वो प्राइस में कमी करके जो है वो अपनी आउटपुट की सेल बढ़ा सकती है। तो इस तरह से ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो डिक्रीजिंग होता है, इस तरह से मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो उससे नीचे होता है। मार्जिनल रेवेन्यू में ज़्यादा तेज़ी से कमी आती है और एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है यही डिमांड कर्व होता है जो कि नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है। टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज़ होता है, फिर ये देखें इस पॉइंट के बाद जो है ना ये यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का जो कर्व है ये मैक्सिमम पॉइंट है इसका, और जहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू का कर्व मैक्सिमम होता है वहाँ पर जो है एवरेज रेवेन्यू का जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर सिचुएशन है कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है और जहाँ पर टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो है फिर इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग है और नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व नेगेटिव जो है उसकी वैल्यूज़ अडॉप्ट कर लेता है, तो इस वजह से टोटल रेवेन्यू का कर्व डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो ज़ीरो होता है, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू वहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपको पता है कि उसकी जो इलास्टिसिटी है, अगर हम देखें तो इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है और इससे ऊपर जो है ये वाला जो सारा हिस्सा है यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसी तरह से ये इसके जो नीचे हिस्सा है वहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो इसकी ये डिक्रीजिंग स्लोप जाहिर करती है कि जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस में कमी करके अपनी डिमांड प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड को बढ़ा सकता है और उसकी सेल्स बढ़ा सकता है, लेकिन वो अपनी जो प्राइस है वो इतनी कम नहीं करता कि वो इस रेंज में चला जाए। वो इस रेंज में जो है एक मोनोपोलिस्ट उसको इक्विलिब्रियम हासिल होता है जहाँ पर उसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब हम जो है मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम हासिल करती है या फर्म्स इक्विलिब्रियम और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली वो डिस्कस करते हैं, या उजारादारी के तहत एक फ़र्म का तवाज़ुन कैसे होता है और कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है। तो उसके लिए जो है ना हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। जो इक्विलिब्रियम जो है वो वहाँ पर होता है एक फर्म को, या फर्म कोई भी जो होती है वो अपने आउटपुट का और प्राइस का डिटर्मिनेशन वहाँ पर करती है जहाँ पर उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाता है। प्रॉफिट को हमने ये पाई से ज़ाहिर किया, वो जहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है वहाँ पर फर्म को तवाज़ुन होता है। तो उसका जो ये पहला मेथड है वो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का मेथड है, जहाँ पर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करें तो ये इक्वेशन बनती है। तो जहाँ पर जो है इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर एक फॉर्म को तवाज़ुन हासिल होता है। और जो दूसरा मेथड है वो नीचे जो हमने करना है वो है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू का मेथड। जहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है वहाँ पर फॉर्म को तवाज़ुन होता है। तो ये दो मेथड्स हैं जो हमने यहाँ पर करने हैं। तो हमने रेवेन्यूज़ को डिस्कस किया, अब हम कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हैं।
ये देखिए हमने टोटल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया है। तो जो टोटल कॉस्ट कर्व या मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट कर्व्स जो होते हैं मोनोपोलिस्ट फॉर्म को चूँकि अपने रिसोर्सेज के लिए compete करना पड़ता है मार्केट में, तो इस वजह से रिसोर्स मार्केट जो है वो वैसी ही होती है जैसे परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में है। तो यहाँ पर कॉस्ट कर्व जो है वो सेम है। जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में और मोनोपोली की मार्केट में कॉस्ट कर्व सेम होते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि ये टोटल कॉस्ट का कर्व जो है ये पहले यहाँ से देखें, ये इन्वर्टेड एस की शेप में होता है और ये ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है जो कि फ़िक्स्ड कॉस्ट को ज़ाहिर कर रही है ये चीज़। उसके बाद जो है ये इस तरह से पहले ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता है, फिर ये तेज़ी से जो है वो उसमें इंक्रीज़ आती है। तो इस तरह से ये टोटल कॉस्ट का कर्व बनता है। इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के जो कर्व्स हैं वो यू शेप होते हैं। तो कॉस्ट कर्व्स जो हैं वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में सेम होते हैं। अब ये देखें फर्स्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं कि फॉर्म के तवाज़ुन का जो पहला मेथड है, जो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का मेथड है, तो जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस सबसे मैक्सिमम हो जाता है, वहाँ पर प्रॉफिट फॉर्म का मैक्सिमम होता है और उसी जगह पर एक फॉर्म जो है वो अपने आउटपुट और प्राइस का डिटर्मिनेशन करती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि फॉर्म का प्रॉफिट कहाँ पर मैक्सिमम होता है। सबसे पहले तो देखें ये वाला एक ये पॉइंट है, एम पॉइंट है, और दूसरा ये एन पॉइंट है। यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये आपको पता है ये ब्रेक इवन पॉइंट्स कहलाते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट्स पे जो क्या सिचुएशन है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर है, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। तो इस वजह से ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। तो फर्म, अब बाकी पॉइंट्स की तरफ हम आते हैं। इससे जो पिछले वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखें कॉस्ट कर्व ऊपर है और रेवेन्यूज हैं वो ये रेड लाइन इससे नीचे है, तो ये वाला जो एरिया है ये लॉस को जाहिर कर रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर है। इसी तरह से ये वाला जो एरिया है ये भी लॉस को जाहिर कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पर भी कॉस्ट कर्व्स ऊपर हैं और रेवेन्यू जो है वो नीचे है। तो इसलिए जो है ना ये दोनों आउटपुट लेवल्स जो हैं, अब ये Q1 और Q3 जो आउटपुट लेवल्स हैं, इन ये दोनों यहाँ पर फॉर्म जो है ये ब्रेक इवन हो जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, इसलिए फॉर्म यहाँ पर पैदा नहीं करेगी। और उससे पहले अगर Q1 से वो कम पैदा करती है तो उसको लॉस होता है, Q3 से ज़्यादा पैदा करती है तो भी उसे लॉस होता है। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान एक फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगी। अब ये देखें जो सेंटर वाला एरिया है इसके अंदर जो है इसमें क्या सिचुएशन है कि जो रेवेन्यू कर्व्स जो है वो ऊपर है और टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का कर्व नीचे है। तो ये वाला जो एरिया है ये प्रॉफिट का एरिया है, ये वाला सारा जो एरिया है यहाँ पर एक फॉर्म को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसमें अब हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को डिटर्मिन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ये जो है इन दोनों कर्व्स की जो स्लोप है वो इक्वल करनी होगी। यानी कि हमें देखना होगा कि कहाँ पर जो है ये दोनों कर्व्स की स्लोप इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यू पॉइंट के ऊपर इसको टच कर रही है। ये टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि किसी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। इस तरह से इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल हम नीचे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक ऊपर वाली टेंजेंट लाइन के पैरेलल हमने एक नीचे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जो कि वी पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। तो इस तरह से ये जो दोनों टेंजेंट लाइंस हैं इनकी स्लोप्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान में जो है ये यू वी जो एक परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इन दोनों कर्व्स का बराबर है क्योंकि इनकी स्लोप्स बराबर हैं यहाँ पर। तो ये Q2 आउटपुट लेवल है जहाँ पर जो है ना ये प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है Q2 के ऊपर, Q2 आउटपुट लेवल पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो इस तरह से इस मेथड के मुताबिक ये फॉर्म की तवाज़ुनी पैदावार होगी। अब हम जो है प्रॉफिट का जो कर्व है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस सारे सिचुएशन को देख के प्रॉफिट को हमने जो है ये पाई से ज़ाहिर किया है। तो अब ये देखें ये 0 से लेकर Q1 तक जो है ये प्रॉफिट की नेगेटिव वैल्यूज़, क्योंकि ये दूसरे वाले हिस्से में चले जाती हैं ये वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ इसकी। तो ये हम नीचे एक कर्व इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट 0 हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं,
क्योंकि ये लॉस है, तो जो लॉस है वो प्रॉफिट की नेगेटिव वैल्यूज़ को जाहिर करता है। यहाँ पर प्रॉफिट ज़ीरो हो गया है, तो इसलिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद इस वाले हिस्से में प्रॉफिट की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है मुसलसल, और ये जेड पॉइंट के ऊपर जाके ये प्रॉफिट जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, और उसके बाद फिर प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। तो इसलिए ये जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आके फिर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा से प्रॉफिट की ज़ीरो वैल्यू हो गई है, और उसके बाद ये दोबारा से नेगेटिव वाले हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो इसलिए ये दोबारा से नीचे वाले हिस्से में चले जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू। तो ये जो है ये प्रॉफिट का कर्व हमने बनाया है ऊपर वाली सिचुएशन को देखते हुए। अब हम जो है नीचे वाले जो दूसरे वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का जो मेथड है वो यूज़ करना है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर चढ़ते हुए मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पर तवाज़ुन होता है। तो ये ई पॉइंट जो है यहाँ पर तवाज़ुन हो रहा है, और ये देखें ये ई पॉइंट जो है ये यहाँ से Q2 जो आउटपुट लेवल है वो तय हो रही है। Q2 आउटपुट लेवल, ये Q2 आउटपुट लेवल तय हो रही है यहाँ पर, और ये आउटपुट लेवल और ये वाली जो आउटपुट लेवल है ये सेम आउटपुट लेवल को जाहिर कर रहा है, क्योंकि जो दोनों मेथड्स हैं इससे हमें एक ही रिज़ल्ट हासिल होता है। ये एक ही चीज़ को दोनों मेथड जाहिर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट लेवल तय हो रहा है यहाँ पर भी वही आउटपुट लेवल तय हो रहा है। इसी तरह से जो Q1 आउटपुट लेवल है इसको हम नीचे लेकर आ जाते हैं। ये Q1 आउटपुट लेवल है। इसी तरह से ये Q3 आउटपुट लेवल है। क्योंकि ये जो Q1 और Q3 आउटपुट लेवल्स हैं ये ब्रेक इवन पॉइंट्स को जाहिर कर रहा है, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हैं। तो नीचे वाले हिस्से में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू भी बराबर होगा, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर बराबर होगा। तो इसलिए हमें एवरेज कॉस्ट का कर्व हमने ड्राइव करना है, ड्रॉ करना है, तो वो इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगा। देखिए ये यू शेप जो है ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के में से गुजर रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो है एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर है, और यहाँ पर भी एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हैं, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर वाली डायग्राम को नीचे वाली डायग्राम के साथ लिंक किया है। तो अब हम ये जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो तो हमने तय कर ली कि वो Q2 जो है ये इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है इस मोनोपोलिस्ट के लिए। अब हमने देखना है कि वो जो प्राइस है वो कहाँ पर जो है वो तय होती है, प्राइस की डिटर्मिनेशन कहाँ पर होती है। तो प्राइस की डिटर्मिनेशन हमें करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा एवरेज प्राइस जो है एक मोनोपोलिस्ट वो एवरेज रेवेन्यू के मुताबिक तय करता है, वो अपने मार्जिनल रेवेन्यू के मुताबिक तय नहीं करता। मतलब हमने यहाँ से प्राइस को डिटर्मिन नहीं करना, बल्कि हमने ये देखना है इस आउटपुट लेवल पे एवरेज रेवेन्यू कितना है। इस आउटपुट लेवल पे एवरेज रेवेन्यू जो है वो ए पॉइंट से जाहिर है, तो इसलिए हम ए पॉइंट से जो है वो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि प्राइस को जाहिर कर रही है। यानी कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो इस ए पॉइंट से करेगा, यानी कि इस आउटपुट लेवल पर वो देखेगा कि एवरेज रेवेन्यू कितने हैं, वहाँ से वो प्राइस का डिटर्मिनेशन करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल होगा। इसी तरह से इस आउटपुट लेवल पर एवरेज कॉस्ट देखने के लिए हमें इस बी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट जाहिर हो रहे हैं कि इस OQ2 जो पैदावार है यहाँ पर औसत मसारिफ जो हैं वो बी पॉइंट के जितने हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये OC जो है ये एवरेज कॉस्ट है और OP जो है ये प्राइस है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ये वाला जो एरिया है ये प्रॉफिट को जाहिर कर रहा है, क्योंकि प्राइस आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो ये यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और मोनोपोलिस्ट यूजुअली एबनॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है।
और एक और चीज़ यहाँ से ऑब्वियस है, आप ये देख सकते हैं कि जो मोनोपलिस्ट है उसकी जो ये एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट जो है वो उसका ये मिनिमम पॉइंट है, एवरेज कॉस्ट अभी गिर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है, लेकिन उसके ये इस पहले वाले हिस्से में मोनोपलिस्ट को तवाज़ुन होता है, जो ये जाहिर करता है जो मोनोपलिस्ट है वो अपने एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश नहीं करता। वो जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अपनी प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन कर लेता है। तो इस तरह से जो मोनोपलिस्ट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। तो इस आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम थी, इसमें हमने दोनों मेथड्स के ज़रिए जो है किसी भी मोनोपलिस्ट फॉर्म का इक्विलिब्रियम या प्राइस एंड आउटपुट की डिटर्मिनेशन देखी कि मोनोपलिस्ट किस तरह से अपनी प्राइस और आउटपुट को तय करता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।